Good morning, dear students. Today we will discuss chapter number 7 in business study, directing. चैप्टर 6 तक की वीडियोस तो आपने देख ही ली होंगी, और अगर आपने इनमें से एक भी वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डायरेक्टिंग को। मैनेजमेंट का एक ये फंक्शन है और सेकंड लास्ट फंक्शन है, आपको पता ही है। इसके बाद लास्ट फंक्शन आएगा हमारा कंट्रोलिंग। तो स्टार्ट करते हैं, क्या होता है डायरेक्टिंग। Directing refers to initiating, mobilizing, integrating human efforts to achieve the goals of an enterprise। मतलब डायरेक्टिंग क्या करता है कि सबसे पहले इनिशिएट करता है, किसी भी काम को शुरुआत करवाता है। दूसरे बात, फिर उसके बाद में उसे मोबिलाइज करवाता है, उस काम को और ज़्यादा अच्छे से ऑपरेट करवाता है, सभी लोगों से इंटीग्रेट करवाता है, सभी लोगों को जोड़कर को इंटीग्रेट करवाना मतलब होता है सभी को जोड़कर यूज़ करवाना। मतलब क्या है कि किसी एक व्यक्ति के काम करने से काम नहीं होता है, सभी लोगों को काम करवाना और उन सभी के काम को आपस में जोड़ देना, दैट इज इंटीग्रेटिंग ह्यूमन एफर्ट्स टू अचीव द गोल ऑफ एन एंटरप्राइज, जिससे कि हम अपने एंटरप्राइज के गोल को अचीव कर सकें। इसमें सुपरविजन आता है, इसमें मोटिवेशन आता है, इसमें लीडरशिप आता है और कम्युनिकेशन आता है। इन चारों को भी देख लेते हैं। सुपरविजन मतलब होता है कि लोगों को सुपरवाइज करना, मतलब लोगों का ध्यान रखना, कौन कैसा काम कर रहा है, किसी में कुछ कमियां है तो सुधार करवा देना, कोई लापरवाही कर रहा है तो उसे उससे अवेयर करवाना। मोटिवेशन मतलब होता है उसे इंस्पायर करना, ठीक है, उसे प्रेरित करना ताकि वो और बेहतर तरीके से काम कर सके। लीडरशिप मतलब होता है किसी को लीड करना, किसी का नेतृत्व करना, कि किसी के आगे आगे चल के बताना कि ये चीज़ें आपको ऐसा करना है, ये आपको ऐसा करना है। और कम्युनिकेशन मतलब होता है कि अपने विचारों का आदान प्रदान करना, मतलब ये है कि संप्रेषण करना, इसे हिंदी में कहते हैं। मतलब अपने आइडियाज़, ओपिनियंस, बिलीफ को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना। जैसे किसी को कुछ आइडिया आया, उस आइडिया से रिलेटेड सारी चीज़ें दूसरों को तक पहुंचाना कि आप ऐसे भी काम कर सकते हो, दैट इज़ कम्युनिकेशन। ये तो हो गई बुकिश लैंग्वेज। अब हमारी लैंग्वेज में थोड़ा सा समझते हैं कि डायरेक्टिंग मतलब होता है किसी भी व्यक्ति को निर्देश देना, किसी भी व्यक्ति को इंस्ट्रक्ट करना कि कैसे काम करना है, क्या क्या कमियां हो सकती है, क्या क्या खूबियां हो सकती है, किन किन चीज़ों को बेहतर बनाया जा सकता है, दैट इज़ कॉल्ड डायरेक्टिंग। ये ओवरऑल क्या होता है, हमारा डायरेक्टिंग होता है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं हम आगे। इसके नेचर और फीचर्स देख लेते हैं हम कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है इसके। नेचर बोलें, कैरेक्टरिस्टिक्स बोलें, एक ही बात है, मैंने आपको पहले भी बताया था। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स तो ये हो जाएगी कि ये एक मैनेजमेंट फंक्शन है। आपने देखा था कि मैनेजमेंट के फंक्शंस को हमने दो टाइप में क्लासीफाई किया था, प्राइमरी फंक्शन, सब्सिडरी फंक्शन। और प्राइमरी फंक्शन में ये हमारे फंक्शन थे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो ये हमारा उसी का फंक्शन है, दैट इज मैनेजमेंट फंक्शन। सेकेंड, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। ये भी सभी फंक्शन में एक ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स थी कि ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। क्योंकि देखिए क्या होता है कि किसी फर्म कंपनी के स्टार्ट होने से लेकर के फर्म कंपनी के एंड होने तक हमेशा डायरेक्शन की ज़रूरत तो पड़ती ही है कि कौन से काम में और क्या बेहतर किया जा सकता है। तो जो अलग अलग मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स होते हैं वो हमेशा उसके लिए सजेस्ट करते होते हैं, इंस्ट्रक्ट करते रहते हैं कि इन चीज़ों में और ऐसा बेहतर बनाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें कि इसका जो फ्लो होता है ये टॉप टू बॉटम जाता है। अब टॉप टू बॉटम से यहाँ पर मतलब क्या है, टॉप टू बॉटम से यहाँ पर मतलब है, ये थोड़ा सा इनकन्वीनियंस हुआ होगा, यहाँ से फ्लाइट गुजर रही है तो मैं इसलिए रुक गया था कि वॉइस में इशू ना हो। आगे बढ़ते हैं। तो फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, देखिएगा कि जब भी इंस्ट्रक्ट कोई करेगा, जब भी कोई सजेस्ट करेगा, जब भी कोई बताएगा, तो वो हमेशा टॉप लेवल अथॉरिटी लो लेवल अथॉरिटीज़ को बताएंगी। मतलब ये है कि सुपीरियर्स हमेशा सबऑर्डिनेट्स को बताएंगे, क्योंकि सुपीरियर्स को आइडिया होगा, एक्सपीरियंस होगा काम करने का, वो वहाँ तक जैसे पहुँचे होंगे तो उन्हें सारी चीज़ों से होकर गुजरे होंगे। इसीलिए कभी भी डायरेक्शन जो होगा वो हमेशा टॉप टू बॉटम चलेगा। मतलब बड़े अथॉरिटीज़ जो हैं वो अपने सबऑर्डिनेट्स को ही बताएंगे। कभी ऐसा नहीं होगा कि सबऑर्डिनेट्स डायरेक्ट कर रहे हैं अपने सुपीरियर्स को, ऐसा कभी भी नहीं होगा। बढ़ते हैं आगे। ये ह्यूमन बिहेवियर होता है, मतलब डायरेक्ट भी जो है वो ह्यूमन को किया जाता है। मशीन्स को डायरेक्ट नहीं करते कभी भी हम, कि मशीन को हमने बता दिया मशीन ऐसा करो, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये जनरली वैसे उसे भी डायरेक्ट किया जा सकता है, बट यहाँ पर जब हम डायरेक्टिंग की बात कर रहे हैं ना, इंस्ट्रक्ट करने वाली, सुपरवाइज कराने वाली, मोटिवेट करने वाली, मशीन को मोटिवेट नहीं किया जाता। ठीक है ना, तो उस लैंग्वेज में यदि हम बात करें, उस टर्म्स में यदि हम बात करें, तो ये जो है टोटली ह्यूमन बिहेवियर होता है। नेक्स्ट बात करते हैं लिंकिंग फंक्शन। डायरेक्टिंग एक टाइप का लिंकिंग फंक्शन होता है, व्यक्तियों को काम से जोड़ने वाला फंक्शन होता है। कैसे, देखिए ऐसे ये जोड़ने वाला फंक्शन होता है कि यदि कोई व्यक्ति प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा है, उसे कुछ इशू आ रहा है, तो उस चीज़ को एक सुपरवाइजर सुपरवाइज करता है, उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करता है।
तो ये लिंक हो जाता है। या फिर कोई व्यक्ति काम करने में इंटरेस्ट नहीं जगा पा रहा है, तो एक मैनेजर उसे मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं, जिससे वो और बेटर काम कर पाते हैं। तो ये कई बार कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो कम्युनिकेशन द्वारा उन्हें सॉर्ट आउट किया जा सकता है। दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट लिख दिया है मैंने, सॉरी, नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हमारा डायरेक्टिंग चल रहा है ना, डायरेक्टिंग, तो ये जो हम कह सकते हैं कि ये क्या है हमारा, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, ये हमारी बात ये हो गई नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्टिंग की। ठीक है, बढ़ते हैं हम आगे। एलिमेंट्स की बात करें कि इनमें कौन कौन सी चार चीज़ें आती है, तो मैं आपको पहले ही ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इनमें जो है ये चार चीज़ें आती है: सुपरविज़न, मोटिवेशन, लीडरशिप और डायरेक्ट कम्युनिकेशन। अब इन चारों के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम कि ये चार क्या होते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है सुपरविज़न। ठीक है, इन चारों को भी हम प्रॉपर डिस्कस करते हैं। अब ये जो हमारा सुपरविज़न है, सुपरविज़न का मतलब होता है एक फेस टू फेस कांटेक्ट होना सुपीरियर और सबॉर्डिनेट्स के बीच में, जिसमें कि सुपरवाइजर क्या करेंगे, सबॉर्डिनेट्स को उनके काम सौंप देंगे कि आपको ये काम असाइंड, देखिए क्या लिखा हुआ है, it aims to ensure the work assigned to the subordinates टू बी अकम्प्लिश एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। मतलब यहाँ पे क्या है कि एक सुपीरियर जो होता है वो अपने सबॉर्डिनेट्स को सारी चीज़ें जो है सौंप देते हैं कि आपको ये काम करना है, ऐसे करना है, ठीक है, इसमें ये कमियां ना हो, इस टाइप की सारी चीज़ें सौंप देते हैं सुपरविजन में। कौन? सुपीरियर्स, और किसको? सबॉर्डिनेट्स को। मोटिवेशन की यदि हम बात करते हैं तो मोटिवेशन मतलब होता है किसी व्यक्ति को इंस्पायर करना, किसी को प्रेरणा देना, अभी प्रेरणा देना, जिससे वो अपने काम को और ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ, और ज़्यादा डेडिकेशन के साथ, और ज़्यादा हार्डवर्क के साथ में प्रॉपर तरीके से कर सके। ठीक है, ये भी एक टाइप का ह्यूमन बिहेवियर होता है जो इनकरेज करता है पीपल्स को, किसके लिए? सो दैट कि वो मेंटेन कर सकें, इम्प्रूव कर सकें अपनी इफिशियंसी को, और इसी से व्यक्ति को काम करने की विलिंगनेस यानी कि इच्छा जगा दी जाती है, किससे? मोटिवेशन की मदद से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लीडरशिप। अब लीडरशिप एक ऐसी क्वालिटी होती है या बिहेवियर होता है जिससे किसी एक इंडिविजुअल को गाइड किया जाता है और उसे डायरेक्ट किया जाता है अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए। ठीक है, मतलब सबसे पहले तो गाइड किया जाता है, आपको ये काम करना है, ऐसे करना है, इनमें ये प्रॉब्लम्स आएंगी, उन्हें ऐसे फेस करना है और इस पर ऐसे आगे बढ़ना है, दैट इज़ लीडरशिप। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कम्युनिकेशन की। तो कम्युनिकेशन क्या होता है, देखिएगा, कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़। कोई एक आइडिया है आपके पास जो आपको एक्सचेंज करना है, फैक्ट बताना है, ओपिनियन बताना है, इमोशन बताना है, बिटवीन एग्जीक्यूटिव्स एंड एम्प्लॉयज़। मतलब एग्जीक्यूटिव्स एम्प्लॉय को बता रहे हैं, एम्प्लॉय एग्जीक्यूटिव्स को बता रहे हैं, तो ऐसी चीज़ को, ऐसे मोड को हम क्या कहते हैं, हमारे कम्युनिकेशन करते हैं। और ओवरऑल पर्पस क्या होता है इसका? वही ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना, दैट इज़ कॉल्ड, हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा कम्युनिकेशन कहलाता है। तो कम्युनिकेशन में हम अपने एक आइडिया को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुँचा सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं कि फंक्शन ऑफ सुपरवाइजर कह दे या इंपॉर्टेंस ऑफ सुपरविजन कह दे, तब अपने को क्या करना है। तो फंक्शन ऑफ सुपरवाइजर कह दे या इंपॉर्टेंस ऑफ सुपरविजन कह दे, दोनों ही कंडीशन में ये सेम आंसर बनेगा, तो उन सेम आंसर को हम डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट थिंग है कि सुपरवाइज़र का फंक्शन या सुपरविज़न का इंपॉर्टेंस कुछ इस प्रकार है कि ये मोटिवेट करते हैं या इनकरेज करते हैं वर्कर्स को। ये वर्कर्स के काम में उन्हें मोटिवेट करते हैं, बार बार जा जाकर उन्हें इंस्पायर करते हैं, उन्हें इनकरेज करते हैं कि आप और बेहतर कर सकते हैं, आप और बेहतर कर सकते हैं। नंबर 1 पॉइंट था। दूसरा इनका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है प्रॉपर असाइनमेंट ऑफ वर्क। जो व्यक्ति जिस काम में बेस्ट है उस व्यक्ति को वही काम सौंपना, ये भी एक सुपरवाइज़र का ही काम होता है या सुपरविज़न का ही इंपॉर्टेंस होता है। थर्ड बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स। अब सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स से मतलब ये है कि यदि किसी भी एम्प्लॉय को, किसी भी वर्कर को कोई भी किसी भी काम से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, तो उस प्रॉब्लम में उनके प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए जो सजेशंस होते हैं वो ये सुपरवाइजर्स ही देते हैं। नेक्स्ट आता है मेंटेनिंग डिसिप्लिन। मेंटेनिंग डिसिप्लिन से यहाँ पर मतलब ये है कि हर टाइप्स में रूल्स और रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट कराकर, नियम और कानून को फॉलो करवा के, और सभी चीज़ों को बिल्कुल टाइम वाइज पंक्चुअल बनाना। मतलब किसी काम को 9 बजे करना है तो 9 बजे ही करना है, 11 बजे तक खत्म करना है तो 11 बजे तक खत्म ही करना है। इस टाइप की चीज़ों को मेंटेन सुपरवाइजर करवाते हैं। और ओवरऑल लास्ट ऑब्जेक्टिव आपको पता ही है कि इसका मेन उद्देश्य जो होता है, जो सबसे मेन काम होता है, वो क्या होता है कि अपने गोल को, यानी कि अपने लक्ष्य को अचीव करवाना। और अपना गोल किसका? एंटरप्राइज का, ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। बढ़ते हैं हम आगे। नेक्स्ट हमारी बात है
इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि मोटिवेशन लाना पड़ गया? तो देखिए, सबसे पहली बात, यदि आप चाहते हैं कि आपकी हाई प्रोडक्टिविटी हो, बेस्ट वर्क हो, ज़्यादा से ज़्यादा वर्क हो और कम से कम एक्सपेंडिचर हो, कम से कम वेस्टफुल चीज़ें हो, तो आपको मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब मोटिवेशन का इंपॉर्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए होता है। नेक्स्ट बात करते हैं विलिंगनेस टू वर्क। यदि व्यक्ति को काम करने में आलसी आ रही है, काम करने में इच्छा नहीं हो रही है, तो उसकी विलिंगनेस जगाने के लिए, उसे इंस्पायर करने के लिए भी मोटिवेशन ही काम करता है। नेक्स्ट, हाई मॉरल। किसी व्यक्ति का मॉरल यानी कि कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, इस मॉरल वर्ड का मतलब कॉन्फिडेंस होता है, वो आपका MORL, मॉरल मतलब MORAL, मॉरल मतलब सीखना होता था, MORALE मॉरल मतलब होता है आत्मबल यानी कि कॉन्फिडेंस। तो किसी व्यक्ति का कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए भी मोटिवेशन ज़रूरी होता है, नेसेसरी होता है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटर इंडस्ट्रियल रिलेशन। यदि आप चाहते हैं कि आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन बहुत बेटर हो, कस्टमर के साथ, अदर कंपनी के साथ, गवर्नमेंट के साथ, अदर सोसाइटीज़ के साथ, तो उसके लिए भी आपको मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट होती है। व्यक्ति जब मोटिवेट होता है और दूसरों को भी मोटिवेट करता है, तो उनसे एक अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड होते हैं सोसाइटीज़ के बीच, गवर्नमेंट के साथ। इन सारी चीज़ों से इंस्पायर होकर के बेटर वर्क को करने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंस्पिरेशन मिलता है, जिसके लिए भी मोटिवेशन ही रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। हमारे जितने लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उनमें ही अपने सारी चीज़ों को यूज़ करते हुए, और जो अननेसेसरी चीज़ों की हमें रिक्वायरमेंट भी हो रही है कई बार, तो उन चीज़ों को अवॉइड करते हुए हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज में बेस्ट आउटपुट देना, ये भी हमारे मोटिवेशन की वजह से पॉसिबल हो पाता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा, अब देखिए, मोटिवेशन को कुछ डिफरेंशिएट किया जाता है, उसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव दो टाइप के मोटिवेशन को क्लासिफाई किया जाता है। अब पॉजिटिव मोटिवेशन क्या होता है और नेगेटिव मोटिवेशन क्या होता है, देखिएगा। पॉजिटिव मोटिवेशन मतलब होता है कि कोई व्यक्ति यदि अच्छा काम करे तो उसे समथिंग एक्स्ट्रा दिया जाए एज अ रिवॉर्ड। मतलब जैसे कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा सेल करवा रहा है, तो सैलरी के साथ साथ उसे कुछ परसेंट से कमीशन दे दिया, ठीक है, कुछ बोनस दे दिया, दैट इज पॉजिटिव मोटिवेशन। और नेगेटिव मोटिवेशन क्या होता है कि इसमें जो सामने वाले को ऑलरेडी जो सैलरी मिल रही है, ऑलरेडी जो रेमुनरेशन मिल रहा है, ऑलरेडी जो रिवॉर्ड मिल रहा है, उसमें से पैसे काट लेना यदि वो बेहतर काम नहीं करता है तो। ठीक है। इफेक्ट की बात करें तो पॉजिटिव मोटिवेशन सामने वाले व्यक्ति को इम्प्रूव करता है, इनकरेज करता है कि वो और बेटर काम कर सके, क्योंकि उससे उससे और ज़्यादा अच्छे रिवॉर्ड्स मिलेंगे। जबकि नेगेटिव मोटिवेशन उसे डिस्करेज करता है कि यार अब तो इतना भी काम नहीं करना, ठीक है, क्योंकि मेरी सैलरी कट गई, मेरा ऐसा हो गया, ऐसा इस टाइप से डिस्करेज करता है। एग्जाम्पल की बात करें तो पॉजिटिव मोटिवेशन में बोनस, कमीशन, प्रॉफिट शेयरिंग वगैरह आता है, लेकिन नेगेटिव मोटिवेशन में सैलरी कट, डिमोशन, ये सब चीज़ें आती है। अच्छा, इसे एक बात ध्यान रखिएगा कि पॉजिटिव मोटिवेशन को पॉजिटिव इंसेंटिव्स भी कहा जाता है और नेगेटिव मोटिवेशन को नेगेटिव इंसेंटिव्स भी कहा जाता है। मतलब ये पॉइंट लिखवाने का एक और मकसद ये भी था कि कई बार आपको ऐसा बोल दे कि डिफरेंशिएट बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंसेंटिव्स, तो कंफ्यूज मत हो जाना कि सर आपने ये तो करवाया ही नहीं, ऐसा भी आ सकता है। ठीक है, बढ़ते हैं हम आगे। नेक्स्ट हमारा डिफरेंस है कि डिफरेंशिएट बिटवीन मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी मोटिवेशन। देखिए, दो टाइप से और मोटिवेशन को क्लासिफाई किया गया है। एक होता है मॉनेटरी, मतलब रिलेटेड टू मनी। एक होता है नॉन मॉनेटरी, मतलब नॉट रिलेटेड टू मनी। तो देखते हैं। मॉनेटरी मोटिवेशन मतलब होता है एक ऐसा मोटिवेशन जिसमें कि आपको मनी के टर्म्स में कुछ दिया जाए, कि आपने अच्छा काम किया, सैलरी बढ़ा दी, आपने अच्छा काम किया, बोनस दे दिया, आपने अच्छा काम किया, कमीशन दे दिया, ये मॉनेटरी है। नॉन मॉनेटरी में क्या है कि इस ऐसी चीज़ें आपको देना एज अ रिवॉर्ड जो कि मॉनेटरी टर्म्स में मेजर ना किया जाता हो। जैसे आपने अच्छा काम किया, सभी के बीच आपकी तारीफ कर दी, ठीक है, आपने अच्छा काम किया, आपका प्रमोशन कर दिया, ठीक है, आपने अच्छा काम किया, आपको एक बड़ी अपॉर्चुनिटी सौंप दी गई, ये सारे आपके नॉन मॉनेटरी मोटिवेशन में आता है। देखिए, ध्यान रखिएगा कि मॉनेटरी मोटिवेशन का इफेक्ट शॉर्ट टर्म होता है, लेकिन नॉन मॉनेटरी का इफेक्ट लॉन्ग टर्म होता है। अब इस चीज़ के बारे में एक ऑब्जेक्टिव भी आता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर मॉनेटरी का यानी पैसे वाले का ज़्यादा लॉन्ग टर्म इफेक्ट होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। देखिए कैसे, जैसे कि आपको मैंने एक काम दिया, आपने उस काम को बेटर तरीके से कर दिया, तो मैंने आपको उसके लिए एक छोटा सा रिवॉर्ड एज अ कमीशन दिया। ठीक है, तो आप ध्यान से समझिएगा कि जब तक वो पैसे आपके पास होंगे आप मोटिवेटेड रहेंगे, पैसे खर्च, मोटिवेशन खत्म। लेकिन जैसे ये जो आपका नॉन मॉनेटरी मोटिवेशन होता है, एक बार आपने बेटर काम किया और पूरे के पूरे स्कूल के सामने आपको आपके लिए तालियां बजवा दी गई, आपकी तारीफ कर दी गई, आपको एक छोटा सा कोई एक पोस्ट दे दी गई कि आप अब पूरे कॉलेज स्कूल के सेक्रेटरी हैं, वॉट एवर, इस टाइप की चीज़ें कर दी गई यदि आपको, तो ये चीज़ें आपको लाइफ टाइम याद रहेगी और आप लाइफ टाइम इसके लिए हमेशा कोशिश करोगे कि मैं थोड़ा और इम्प्रूव करूं और कुछ बेटर करूं। ठीक है। मॉनेटरी मॉनेटरी मोटिवेशन जो होता है,
इसकी विजिबिलिटी की बात करें तो ये हमेशा विजिबल होता है, दिखता है कि और पैसे दिए थे ऐसा हुआ था, लेकिन नॉन मॉनेटरी मोटिवेशन विजिबल नहीं होता है, ये चीज़ें फील की जाती है कि यार मुझे तारीफ की गई थी मेरी, ऐसा थोड़ी मेरी इतनी तारीफ की, ये देखो ये इतना तारीफ है, ऐसा नहीं। एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें सैलरी, कमीशन, बोनस, प्रॉफिट शेयरिंग वगैरह आता है। और इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जॉब सिक्योरिटी, मतलब आपकी जॉब सिक्योर कर दी, अब आपको 2 साल 3 साल के लिए परमानेंट कर दिया, ठीक है, या प्रमोशन कर दिया, या स्टेटस दे दिया, मतलब आपकी तारीफ वगैरह कर दिया, प्रेस कर दिया, आपको इंस्पायर कर दिया, ये सारी चीज़ें जो है इसमें आ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वालिटीज ऑफ गुड लीडर। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा आप कि एक अच्छे लीडर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, ये हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें एक बात और नोटिस करिएगा आप कि इसमें एक कॉमन बात ये है कि ये क्वेश्चन लगभग लगभग बार आया है, मतलब अगर आप पिछले 10 सालों के पेपर देखोगे तो 7 to 8 टाइम्स, इवन 8 to 9 टाइम्स ये क्वेश्चन आया हुआ है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस का। और कोई डाउट नहीं कि इस बार भी बोर्ड एग्जाम में, मैं बोर्ड एग्जाम की बात करता हूँ, बोर्ड एग्जाम में नो डाउट कि ये क्वेश्चन आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहली बात कि एक गुड लीडर, लीडर में जब भी आप ये जैसे गुड लीडर वाला क्वेश्चन लिखें तो लीडरशिप की वही वाली मीनिंग लिख देना जो हमने ऊपर डिस्कस की है। मतलब एक लीडर वो होता है जो अपने सभी फॉलोअर्स को लेकर चलता है, उनके आगे चलकर उन्हें सारी चीज़ों को डायरेक्शन देता है कि उन्हें कैसे क्या काम करना है, दैट इज लीडरशिप या लीडर। अब इसमें सबसे पहली क्वालिटी होती है कि एक लीडर शुड बी इंटेलिजेंट, उसमें इंटेलिजेंस होना चाहिए। किस टाइप का इंटेलिजेंस, कि वो सभी चीज़ों को पहले समझ सके और अपने सभी फॉलोअर्स को चीज़ों को समझा सके, ऐसा इंटेलिजेंस होना चाहिए। मतलब वो साउंड माइंड का व्यक्ति होना चाहिए, उसका एक अच्छा एटीट्यूड होना चाहिए। सेकंड, फिजिकल अपीयरेंस। अब यहाँ पर फिजिकल अपीयरेंस से ऐसा मतलब नहीं है कि वो गोरा होना चाहिए, ठीक है, या वो पहलवान होना चाहिए, ऐसा नहीं। फिजिकल अपीयरेंस से मतलब ये है कि वो थोड़ा स्वस्थ होना चाहिए, मेंटली फिजिकली दोनों टाइप से, ठीक है। उसके जो एटीट्यूड्स हैं, उसका जो अपीयरेंस है वो सामने वाले को इंस्पायर करने वाला होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कुछ भी पहन के आ गया, ठीक है, कैसा भी गंदे संदे उठ के आ गया, ऐसा नहीं। उस व्यक्ति को सामने वाले के कॉन्फिडेंस से सारे लोग इंस्पायर होते हैं, तो उसको एक ड्रेसिंग सेंस आना चाहिए, ठीक है, उसको एक अपनी बॉडी को मेंटेन करते आना चाहिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल से समझाता हूँ, एक जिम ट्रेनर है, वो खुद दुबला पतला है, तो क्या आप चाहेंगे कि वो आपको ट्रेन करे? आप ऐसे व्यक्ति से ट्रेन होना चाहेंगे जो कि बहुत अच्छा हेल्दी फिट वगैरह हो। या फिर जैसे आप किसी से कम्युनिकेशन स्किल्स सीख रहे हैं, अब उसको खुद बोलते नहीं आ रहा है, तो आप क्या उससे सीखना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। तो वैसा ही है कि उसका फिजिकल अपीयरेंस उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसके अंदर इनफ कॉन्फिडेंस होना चाहिए जिससे कि उसके फॉलोअर्स उसको फॉलो कर सके। क्योंकि होता क्या है, देखिए, यदि लीडर ही कॉन्फिडेंट नहीं होगा तो उसके बात करने वाले, सॉरी, उनको फॉलो करने वाले उसके जो फॉलोअर्स होंगे वो कैसे कॉन्फिडेंट होंगे कि हमें अपने लीडर की बात माननी चाहिए। इसलिए उसके अंदर एक इनफ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। पॉजिटिव एटीट्यूड, एक लीडर को हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए चाहे कितनी भी विपत्ति आ जाए, क्योंकि उसको अपने सारे फॉलोअर्स को लेकर चलना है, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। तो एक लीडर को हर एक प्रॉब्लम्स में हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए और हर चीज़ का रास्ता निकालने लायक इतना साउंड माइंड भी होना चाहिए। नेक्स्ट, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। देखिए, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि किसी भी विपरीत स्थिति में, किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन में एक अच्छा डिसीजन लेना। लेकिन एक लीडर के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि हर सिचुएशन में एक स्ट्रिक्ट और एक बेहतर डिसीजन ले सके, ऐसी क्वालिटी भी एक लीडर के अंदर होना चाहिए। और अगर ऐसी क्वालिटी नहीं है तो ऐसा व्यक्ति लीडर कहलाने के लायक नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। ये हमारी ओवरऑल लीडर की एक क्वालिटीज़ थी। अब देखिए, हमारा नेक्स्ट ये क्वेश्चन है कि कम्युनिकेशन, जैसे हमने देखा था कि कम्युनिकेशन मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, ओपिनियंस, बिलीफ, मतलब अपने विचारों को, अपने आइडियाज़ को लोगों के साथ शेयर करना, दैट इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन। ठीक है, तो कम्युनिकेशन के को कुछ क्लासीफाई किया गया है कुछ ये 8 प्रकारों में, 8 टाइप्स में। तो उन चीज़ों को हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 टाइप से आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन। अब देखिए, फॉर्मल कम्युनिकेशन मीन्स क्या होता है? फॉर्मल कम्युनिकेशन मतलब होता है कि एक ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें फॉर्मेलिटीज़ हों, ठीक है। जैसे कि हम हमारे टीचर से, कलेक्टर से, प्रिंसिपल से, डायरेक्टर से, या तो हम ऑरल कम्युनिकेशन करेंगे या रिटन कम्युनिकेशन करेंगे। जनरली देखिए, मैं आपको एक चीज़ और बेसिकली बता दूं कि जनरली कम्युनिकेशन 2 ही प्रकार के होते हैं, ऑरल और रिटन। ऑरल मतलब बोलकर और रिटन मतलब लिखकर, 2 ही टाइप से सारी चीज़ें होती है, बट उन्हीं को और थोड़ा क्लासीफाई किया गया है, तो उस हिसाब से मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। नंबर 1 है फॉर्मल। अब आप जब भी टीचर से, प्रिंसिपल से, कलेक्टर से बात करेंगे तो फॉर्मेलिटीज़ के साथ, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, उस वॉट एवर इस टाइप की चीज़ों से फिर आप उस टॉपिक के रिगार्डिंग ऐसी बात करेंगे, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड फॉर्मल कम्युनिकेशन। या आप जैसे लेटर एप्लीकेशन लिखेंगे तो आप प्रिंसिपल को लिखेंगे तो टू द प्रिंसिपल, ठीक है, स्कूल का नेम, वॉट एवर, तो ये फॉर्मेलिटीज़ हैं, ठीक है, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। लेकिन
आप यदि आप अपने फ्रेंड्स को लिखेंगे तो वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होगा, जैसे डियर फ्रेंड। ठीक है, अब डियर फ्रेंड जो है, डियर फ्रेंड कह के क्या होता है कि सामने वाला जो है आपका क्लोज फ्रेंड है, आप डायरेक्टली उससे बात कर सकते हैं, तो ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। वैसे ही आप अपने दोस्तों से बात करते हैं तो कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती है, तो एक ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें फॉर्मेलिटीज़ हो उसे फॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। और नेक्स्ट जो है इसका बड़ा भाई, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, एक ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती है, जिसमें डायरेक्टली आप बात कर सकते हैं, वो हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। एक बार और छोटी सी बातों में आपको समझा देता हूँ कि फॉर्मल कम्युनिकेशन में फॉर्मेलिटीज़ होती है, मतलब आप टीचर, डॉक्टर, एडिटर, कलेक्टर, इन लोगों से चाहे ऑरल बात करें ऑरली, या फिर आप रिटर्न में कोई लेटर वगैरह दें, वो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। आप अपने फ्रेंड्स, आप अपने छोटे लेवल के लोगों से, इन टाइप से जो आप बात करते हैं, मतलब डायरेक्टली हेलो हाय करके नॉर्मली बात करने वाले, वो आपके इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ऑरल, जो आपको पता है कि हम बोल कर जो कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है, मतलब वॉइस से जो कम्युनिकेशन नॉर्मली करते हैं, वो हमारा ऑरल कम्युनिकेशन कहलाता है। और नेक्स्ट जो है हमारा रिटर्न कम्युनिकेशन, जो आप लिख कर लेटर से, मैसेज से, टेक्स्ट से, चैट से जो कम्युनिकेशन करते हैं, वो हमारा रिटर्न कम्युनिकेशन कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड मतलब नीचे की ओर, टॉप लेवल अथॉरिटीज़ अगर लो लेवल अथॉरिटीज़ के साथ में मीटिंग कर रही होती हैं और सारी बातें जो है टॉप लेवल अथॉरिटीज़ लो लेवल अथॉरिटीज़ को बता रही होती हैं, तो ऐसा कम्युनिकेशन को हम डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं, मतलब ऊपर से नीचे की ओर, टॉप लेवल से लो लेवल की ओर। लेकिन उसी का जो नेक्स्ट पॉइंट है अपवर्ड कम्युनिकेशन, इसमें क्या होता है, जैसे लो लेवल अथॉरिटीज़ कोई बातें टॉप लेवल अथॉरिटीज़ को बता रही होती हैं, मतलब नीचे से ऊपर की ओर यदि कोई बात जा रही होती है, तो दैट इज़ कॉल्ड अपवर्ड कम्युनिकेशन। लाइक कोई एक सुपरवाइजर है जो कि टॉप लेवल अथॉरिटी तक कोई प्रॉब्लम पहुंचाना चाह रहा है कि लेबर्स को कुछ काम में प्रॉब्लम आ रही है, तो इस टाइप का कम्युनिकेशन हमारा अपवर्ड कम्युनिकेशन कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन की। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल लाइन पता है ना आपको, ये वर्टिकल लाइन ऐसी होती है और हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसी होती है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है, इसका मतलब ये होता है कि सेम लेवल के लोग, ये ब्रांच मैनेजर, ये टैक्स मैनेजर, ये अकाउंटिंग मैनेजर, ये सेल्स मैनेजर, अलग अलग टाइप के मैनेजर है, सेम लेवल के लोग जो हैं आपस में यदि बात करते हैं, तो आपस में किसी प्रकार का कम्युनिकेशन या मीटिंग करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं गेस्चरल कम्युनिकेशन। गेस्चरल कम्युनिकेशन मतलब होता है कि कुछ ऐसी बातें जो सिंबॉलिक वे में की जाती है, जैसे कि आपने देखा होगा, हम ट्रैफिक में जाते हैं और ट्रैफिक में लिखा होता है कि डोंट ब्लो हॉर्न। ठीक है, हमें ना तो वहाँ पे ऐसा नहीं भी लिखा हो ना कि डोंट ब्लो हॉर्न, वहाँ पे सिंबल बना होता है जिससे हम समझ जाते हैं कि डोंट ब्लो हॉर्न। ठीक है, या फिर जैसे पार्किंग होगा, ये एक सिंबल होता है कि ये पार्किंग, नो पार्किंग। ठीक है, ये देखिए आपको मैं यहाँ पे फिर से समझा रहा हूँ, जैसे पार्किंग का ऐसा सिंबल बना होता है ना, ये पार्किंग और नो पार्किंग, मतलब हम समझ जाते हैं इस सिंबल को देख करके, दैट इज कॉल्ड गेस्चरल कम्युनिकेशन, जो सिंबल से हम समझ जाएं। या फिर कई बार ऐसा होता है कि ये ऐसा, मतलब आपको लेफ्ट मुड़ना है, ये ऐसा आपको राइट मुड़ना है। ठीक है, इस टाइप के अलग अलग आपको जो सिंबॉलिक वे में चीज़ों को समझाया जाता है, दैट इज कॉल्ड गेस्चरल कम्युनिकेशन। ठीक है, अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है, वो है हमारा बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। एक इफेक्टिव कम्युनिकेशंस में क्या क्या बैरियर्स होते हैं। बैरियर्स मीन्स सर, बैरियर्स मीन्स मतलब होता है, ध्यान रखिएगा, कि किसी भी काम में आने वाली प्रॉब्लम्स, दिक्कतें, उसे हम क्या कहते हैं, बैरियर्स कहते हैं। तो एक अच्छे कम्युनिकेशन में, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन में क्या क्या दिक्कतें आती हैं, जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो नंबर 1 है हमारा लैंग्वेज बैरियर। एक ऐसा बैरियर, मतलब जैसे क्या है कि मान लीजिए कि मुझे तमिल आती है और आप सभी को हिंदी आती है, मैं तमिल में बोल रहा हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो हमारे बीच में कम्युनिकेशन हो पा रहा है क्या, नहीं। ध्यान रखिएगा, तो इस टाइप के प्रॉब्लम को हम कहते हैं लैंग्वेज बैरियर, यानी कि भाषा की दिक्कतें। नेक्स्ट होता है लैक ऑफ अटेंशन, मतलब सामने वाले के को जो है सुनने में सावधानी की कमी होना। मतलब मैं खूब अच्छे से आपको बहुत अच्छे से बोल रहा हूँ और आप लोग कहीं और किसी और दुनिया में खोए हुए हो ख्यालों में, और आप मेरी बातों को प्रॉपर तरीके से नहीं सुन रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड लैक ऑफ अटेंशन। मतलब आप अटेंशन ही नहीं हो उन बातों को सुनने के लिए, सावधान ही नहीं हो, बी अलर्ट ही नहीं हो। ठीक है, दैट इज कॉल्ड लैक ऑफ अटेंशन। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेटस बैरियर। स्टेटस मतलब वो एटीट्यूड वाली बात कि सुपीरियर सोचता है कि मैं अपने लेबर से क्यों बात करूं, और लेबर सोचते हैं कि यार जब ये व्यक्ति अपने से बात ही नहीं करना चाहता तो अपन भी क्यों बात करें। तो इस टाइप के बैरियर को कहा जाता है स्टेटस बैरियर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम डिले इन डिसीजन। ठीक है, एक आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन में ये भी एक बहुत बड़ा बैरियर होता है कि डिसीजंस, सॉरी डिले इन डिसीजंस नहीं होना चाहिए ये पॉइंट। ठीक है ठीक है, डिले इन डिसीजंस, ये सही पॉइंट है। डिले इन डिसीजन मतलब इसमें क्या होता है कि कई बार
ऑफिशियल्स के बीच में ये प्रॉब्लम आ जाती है कि कम्युनिकेशन इसलिए नहीं हो पाता है कि डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है। फॉर एग्जांपल मेरा और किसी एक पर्सन ए का, मान लीजिए ए और बी दो पर्सन है जिनके बीच में ट्रेड के लिए कम्युनिकेशन चल रहा है। अब ए ने बी को ऑर्डर दिया है कि मुझे इतने प्रोडक्ट चाहिए, क्या आप दे पाएंगे? तो बी ने बोला कि डिसीजन लेने में इतना लेट कर दिया कि इसने फर्दर कम्युनिकेशन करने की कोशिश ही नहीं की कि अब मुझे नेक्स्ट ट्रेड करना है कि नहीं आपके साथ। ठीक है, दैट इज कॉल्ड डिले इन डिसीजन। मतलब किसी भी डिसीजन लेने को यदि आप लेट कर देते हैं, डिले कर देते हैं, पोस्टपोन कर देते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हैं, तो इस टाइप से आने वाली प्रॉब्लम को हम कहते हैं डिले इन बर्डन। नेक्स्ट आते हैं वर्क बर्डन। वर्क बर्डन में क्या होता है कि मैं आपसे कोई बात कह रहा हूँ पर आप किसी एक पर्टिकुलर काम में इतना बिजी हैं कि आप मेरी बात को चाहते हुए भी सुन नहीं पा रहे हैं। दैट इज कॉल्ड आपका वर्क बर्डन। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, ये सारे प्रॉब्लम जो है किसी भी कम्युनिकेशन को इनफेक्टिव बनाती है। यदि आपको ये पॉइंट प्रॉपर समझ में ना आया हो तो हम इसके बदले एक और पॉइंट लिख सकते हैं, फिजिकल बैरियर। अब फिजिकल बैरियर मतलब ये होता है कि आप मुझसे इतनी दूर बैठे हैं और मैं आपको कंटिन्यू कुछ बातें कह रहा हूँ और आप तक नहीं पहुँच पा रहा है, या फिर मैं आपसे कॉल पे कोई बात कर रहा हूँ लेकिन ड्यू टू नॉइज़ होने की वजह से आपको वो बात समझ में नहीं आ पा रही है, नेटवर्क इशू की वजह से नहीं आ पा रही है, तो इट इज़ कॉल्ड फिजिकल बैरियर। तो ये हमारा ओवरऑल कम्युनिकेशन चैप्टर था। तो इसमें यदि आपको किसी भी टॉपिक में कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं पूरी बेस्ट कोशिश करूंगा कि आपको आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। ठीक है, और इससे रिगार्डिंग यदि और भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं और कॉल करके भी आप में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।